आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सुनने में तो या प्रैक्टिकल लाइफ में ये अल्फाज जो हैं इनके मतलब काफ़ी सिमिलर लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में इनमें काफ़ी हद तक डिफरेंस है। सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को समझने से पहले हमें एक चीज़ का रिव्यू करना होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो हमारे पास मैटर को समझने के लिए काइनेटिक थ्योरी प्रपोज की गई थी, और उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि हमारे पास जो मैटर है वो कुछ पार्टिकल से मिलकर बना है, कुछ पार्टिकल से मिलकर बना है जो कि रैंडम मोशन में है। तो काइनेटिक थ्योरी सिर्फ हमें ये बताती है कि मैटर हैज़ पार्टिकल्स इन रैंडम मोशन, इन रैंडम मोशन। तो काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक अगर हमारे पास कोई भी मैटर है तो उसके अंदर हमारे पास कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनको हम लोग जानते हैं एटम्स। अगर वो हमारे पास एलिमेंट है तो उसके अंदर हमारे पास एटम्स हो सकते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड है तो हम जो है वो पार्टिकल को मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो बस ये हमें ये बताता है कि हमारे पास कुछ पार्टिकल्स होंगे जो कि रैंडम मोशन में है। अब इस रैंडम मोशन का ये जो लफ्ज़ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तमाम चेंजेस इन स्टेट्स को समझने में। रैंडम मोशन का मतलब ये है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स है ना, ये रैंडमली कभी कोई उधर जा रहा है, कभी कोई, ये कोई स्टिल पार्टिकल्स नहीं होते। कभी कोई पार्टिकल मसलन ये इधर जा रहा हो सकता है, ये इधर जा रहा हो सकता है, ये इधर जा रहा हो सकता है। और ये जो एरोज़ हैं ये वेलोसिटी के एरोज़ हैं, तो ये इनकी डायरेक्शन भी शो करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड भी शो करेंगे। ये इधर जा रहा हो सकता है, ये इधर जा रहा हो सकता है, ये इधर जा रहा हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं। तो इधर से हम लोग पार्टिकल्स को स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी मैटर को हम लोग स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो मैटर जिसके अंदर हमारे पास पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसके अंदर हमारे पास रैंडम मोशन होगा ज़रूर, लेकिन वो बहुत स्लो होता है, यानी हल्के फुल्के वाइब्रेशंस होंगी आगे पीछे, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा किस्म का जो है वो इनके पास वेलोसिटी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा इनका रैंडम मोशन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे। तो इस स्टेट को हम लोग कहते हैं सॉलिड्स। तो ऐसी ही मैटर की स्टेट जिसके अंदर हमारे पास ये जो पार्टिकल्स हैं रैंडम मोशन वाले, ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं, उनका रैंडम मोशन है ज़रूर लेकिन कम है, इनको हम लोग कहते हैं सॉलिड्स। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि हमारे पास जो सॉलिड्स हैं इनके अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान की जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, इन पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज भी हैं, तभी तो ये जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, मैं इनको ए एफ लिख रहा हूँ, ये ज़्यादा है हमारे पास इस सॉलिड के केस में। जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है, उनसे इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उनसे इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा है। अब अगर तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी मोशन की वजह से है, तो इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती कि ये तो एक दूसरे से एस्केप कर जाते, ये गैस में बदल सकते थे, जो हम आगे पढ़ेंगे, और ये पार्टिकल सारे दूर दूर मूव कर जाते। लेकिन यहाँ पर इनके पास इतनी ज़्यादा ताकत ही नहीं है कि ये दूर दूर मूव कर सकें, क्योंकि इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, जो नेचुरल अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो इनको होल्ड करके रखती हैं। अब इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं सॉलिड्स को लिक्विड्स के साथ। अब लिक्विड्स ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर ये जो पार्टिकल हैं इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स, इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और इसकी वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उससे भी कम्प्लीटली ज़्यादा नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी बनस्बतन ज़्यादा हो जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी वेरी लेस देन अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पर हमारे पास अभी भी अट्रैक्टिव फोर्स ही ज़्यादा है, अभी भी पार्टिकल्स जो हैं एक तरह के होल्ड ही हैं, कोई भाग नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी उनके दरमियान अब स्पेसेस थोड़ी सी बढ़ चुकी हैं, और अब उनकी ये जो काइनेटिक एनर्जी थी ये थोड़ी ज़्यादा है पहले की बनस्बत, तो वो थोड़ा ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इनके अंदर ये जो रैंडम मोशन है ये इंक्रीज़ हो चुका है, और ये ज़रूरी नहीं कि इनकी वेलोसिटीज़ एक जितनी नहीं होती, किसी की वेलोसिटी कभी ज़्यादा है फिर ज़्यादा कम होती रहती है। तो ये ऐसी बात है कि मसलन हमारे पास एक ये पार्टिकल है कि ये पार्टिकल तो हो सकता है इसकी स्पीड इतनी हो सकता है इसकी स्पीड इतनी हो, और ये कोलाइड भी करते रहेंगे रैंडम मोशन में, तो हो सकता है कोलिजन के बाद ये चेंज हो जाए, और अब इसकी स्पीड जो है वो इतनी हो, मसलन इसकी स्पीड अब इतनी हो, तो ये चेंज होती रहती हैं, ये तो बस कोलिजन के साथ डिपेंड होती रहती हैं, और हम इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसकी इतनी होगी इसकी इतनी होगी, बस ये रैंडम मोशन है। तो इसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं
वो लेस देन काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं है। काइनेटिक एनर्जी फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूर है। इसके बाद हमारे पास फाइनल किस्म की जो है वो फाइनल तो नहीं, लेकिन जो फंडामेंटल स्टेट्स हैं उनमें फाइनल किस्म की स्टेट ऑफ मैटर आती है गैस, जिसके अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन जो है हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं अब वो कम हैं काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी अब ज़्यादा हो चुकी है और अब पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा जो है वो लूजली पैक्ड हैं और अक्सर पैक्ड ही नहीं है, बस बहुत ज़्यादा एस्केप कर चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से तो अब इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर हैं, हल्की फुल्की हो भी सकती हैं लेकिन ना होने के बराबर है। और अब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मज़ीद ज़्यादा होगी। तो हो सकता है कुछ इस तरीके से, एक ही हो सकता है बहुत कम हो, लेकिन उसके मुकाबले में फिर एक दूसरे की बहुत ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास है गैस। तो इसके अंदर हमारे पास ये टाइटली पैक्ड, ये थोड़ा सा और लूज़, और थोड़ा सा और लूज़ हुआ, स्पेसिस भी बढ़ गई और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। थोड़ा सा मज़ीद और लूज़ हुआ और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है। अब एक सवाल जो अक्सर आपके माइंड में आ सकता है वो ये है कि इनको ये रैंडम मोशन मिलता कहाँ से। ज़ाहिर है रैंडम मोशन अगर इनके पास है तो इनको उस रैंडम मोशन के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि उनको वो मूव कर रहे हैं, उन्हें एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। जब तक उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी वो मूव ही कैसे कर सकते हैं। तो इनके पास ये एनर्जी कहाँ से आती है। तो इसका जवाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका काफ़ी ज़्यादा लिंक है इवेपोरेशन और बॉइलिंग से। इसका जवाब है कि उनके पास ये एनर्जी आती है टेम्परेचर से। टेम्परेचर से। अब मसलन इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक चीज़ जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो आपके पास ये पार्टिकल्स और दूर दूर मूव कर जाते हैं, क्योंकि इनको काइनेटिक एनर्जी मिल रही होती है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिल रही होती है। अगर आप एक इनको टेम्परेचर दे रहे हैं तो आप इनको बेसिकली हीट दे रहे हैं और हीट एनर्जी है। जब आप इनको टेम्परेचर दे रहे हैं इसका मतलब है आप इनको एनर्जी दे रहे हैं, तो इनको एनर्जी मिलेगी और इनके पास एनर्जी आती जाएगी और ये दूर दूर मूव करते जाएंगे। इसलिए टेम्परेचर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर वो चीज़ है, टेम्परेचर वो एनर्जी है, टेम्परेचर से वो एनर्जी पार्टिकल्स को मिलती है कि रैंडम मोशन में है। यानी कि अगर हमारे पास एक मटेरियल है एक मटेरियल है हमारे पास जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, हम इस टेम्परेचर को बढ़ाकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दें तो अब आप देखेंगे कि इसके पार्टिकल तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने इनको एनर्जी दे दी है। हम इसको कम कर दें 10 डिग्री सेल्सियस पर तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो स्लो मूव करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने इससे एक किस्म की एनर्जी ले ली है, इसको ठंडा कर दिया है। हीट एक एनर्जी की टाइप है। तो ये जो हम इसको इसके पास एनर्जी हमारे टेम्परेचर से आती है और उसको हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना होगा। अगर तो इनका रैंडम मोशन चाहिए तो हमें इन्हें कॉन्स्टेंटली एनर्जी सप्लाई करनी होगी। और जो हमारे पास अगर टेम्परेचर मेंटेन रह रहा है, अगर हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस है तो वो 40 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है, इसका मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं। अगर हम एनर्जी नहीं देंगे, हम एनर्जी देना छोड़ देंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं आप देखेंगे कि इनका रैंडम मोशन ख़त्म हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, जिसके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि हम उसको कोई टेम्परेचर ही नहीं देते। और ये डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग सब कुछ छोड़ दें तो सूरज सूरज ज़रूर टेम्परेचर देता रहेगा। सूरज की गर्मी जो है उससे हमें हीट मिलती रहेगी। एक किस्म का सोलर पैनल की तरह आप समझ सकते हैं। सूरज की एनर्जी से पार्टिकल्स का रैंडम मोशन रहेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इतना कम करते जाएं कि एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब टेम्परेचर हम देना ही, जब उसको हीट मिलना ही ख़त्म हो जाएगी, तब टेम्परेचर बिल्कुल हम उसको कह सकते हैं कि एक किस्म का ज़ीरो हो गया है और उनको मज़ीद एनर्जी नहीं मिल रही, पार्टिकल्स बस रुक से गए हैं, एक एक किस्म का रुक गए हैं, यूनाइट से हो गए हैं। उसको हम लोग बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कहते हैं उस कंडीशन को। और वह टेम्परेचर है जिस पर ये होता है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि ये असली ज़ीरो टेम्परेचर है। जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो असली ज़ीरो टेम्परेचर नहीं, वो तो सिर्फ एक स्केल है। जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, जिससे कम टेम्परेचर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इससे कम पार्टिकल्स करीब ही नहीं आ सकते, इससे कम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकती, क्योंकि पार्टिकल्स की सबसे लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी तो हो चुकी है, ज़ीरो तो हो चुकी है। तो ये हमारे पास, इसको हम लोग ज़ीरो केल्विन भी कहते हैं। तो केल्विन बेसिकली इसलिए ऐसा यूनिट भी है, वो स्केल है कि जो आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताता है। और अगर हम इसको सेल्सियस में देखें तो तकरीबन -373.15 डिग्री सेल्सियस ही होता है, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है ये।
तो ये एक आइडिया मैंने आपको देना था कैसे जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की वर्क करती है। अब इस नॉलेज के बाद चलें अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक पॉट है, हमारे पास एक पॉट है या एक कंटेनर है या कुछ भी है, गिलास टाइप है, और इसके अंदर हम कोई लिक्विड डालते हैं, मसलन हम पानी डालते हैं। तो हमने पानी डाला और मान लेते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर हमारे बल्कि पार्टिकल्स के शेप में बनाता हूँ मैं, तो ये पानी के पार्टिकल्स, लिक्विड है ये, तो इसके पार्टिकल्स हल्के फुल्के दूर दूर होंगे। हो सकता है ये इसका इतना हो, इसका इतना हो, इसका इतना हो, ये इतना हो, ये इतना होगा, ये इतना होगा, ये इतना होगा। तो वैसे अगर हम लोगों ने किसी इनकी अब जो काइनेटिक एनर्जीज हैं वो डिफरेंट है। इसका जो टेम्परेचर अगर हमने मेजर करना है तो टेम्परेचर बेसिकली इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक मेजर है, यानी कि अगर दो पार्टिकल्स हैं, एक इस तरह है और एक इस तरह है, तो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इतनी। तो हो सकता है कि ये हमारे पास लिक्विड के फेस की हो तो ये थोड़ी सी कम है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ लिक्विड है, हम कह सकते हैं ये चीज़ हमारे पास लिक्विड है। जबकि हो सकता है कि दूसरी जगह पर हमारे पास ये इतना हो और फिर ये इतना हो। आप देखेंगे इसमें इन दोनों में ये दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन चूंकि इनकी एवरेज हमारे पास अब इनकी एवरेज अगर हम निकालें तो वो भी तकरीबन इतने के ही बराबर है। अब ज़ाहिर है डायरेक्शन तो ठीक नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि एवरेज हमारे पास ज़्यादा ही है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास गैस है। अब देखने की चीज़ ये है कि दोनों में पार्टिकल के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये वाला हम कहते हैं कि लिक्विड है, ये वाला हम कहते हैं कि गैस है। और उसका रीज़न सिंपल है, हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी को देखना है, क्योंकि हल्के फुल्के काइनेटिक एनर्जीज में चेंजेस तो होती रहती हैं। और यही वो कुंजी है जो कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस करती है। अब हम लोग ज़रा इस चीज़ को देखते हैं। तो अज्यूम करें कि आपके पास ये पॉट था और इसके अंदर आपने ये जो है वो पानी रखा हुआ था, ठीक है, पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, आप नीचे से इसको हीट देते हैं, हीट देते हैं या दूसरे अल्फाज में आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं। क्या होगा, पार्टिकल्स जो हैं वो तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाएंगे और साथ साथ पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बनना शुरू हो जाएगी, और साथ साथ पार्टिकल्स कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में को बढ़ाने में लगेगी और पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता दूर दूर भी मूव करना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी, तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। अब अगर आप इस जगह पर आएँ तो यहाँ पर हम लोग चलें इस स्केल के मुताबिक कहते हैं कि इतनी जो काइनेटिक एनर्जी है, तो ये हमारे पास जो है इतनी काइनेटिक एनर्जी, मैं इसको ब्लू में कहता हूँ, ये हमारे पास है तकरीबन सॉलिड्स की। इतनी काइनेटिक एनर्जी, लेट मी से इट इन येलो, इतनी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है लिक्विड्स की, थोड़ी सी ज़्यादा, और ये हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है जी गैस की, इस स्केल के मुताबिक मान लेते हैं। तो अब मैं ज़रा इनको दोबारा से बना देता हूँ। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास है, तो ये टोटल लिक्विड। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल की टोटल लिक्विड इसलिए अगर इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसी के बराबर होगी, लेकिन अगर इनकी इंडिविजुअल की बात करें तो कुछ तो तकरीबन कुछ इस तरीके से है। ये तो सारे येलो के करीब हैं, या हो सकता है इनमें से कोई ब्लू के करीब भी चला जाए, लेकिन उससे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होगा एक पार्टिकल चला जाए तो। लेकिन ये दो जो आप देख सकते हैं ये ग्रीन की कैटेगरी में है, यानी कि ये दोनों के पास तो इतनी एनर्जी है कि ये इससे एस्केप करके गैस में बन सकते हैं, लेकिन इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं है, इसलिए हम इसको एज अ होल लिक्विड कहते हैं। अब होगा ये कि यहाँ पर हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि इस पार्टिकल के पास अगर अभी इतनी काइनेटिक एनर्जी है तो इसके पास हमेशा इतनी रहेगी, अगले में बम्प करेगा तो हो सकता है इसकी कम हो जाए, इसकी ज़्यादा हो जाए, बम्पिंग से ये चेंज होती रहती हैं। लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि अब मसलन ये स्टेज आई है जिसके पास, इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास इतनी एनर्जी इन दोनों पार्टिकल्स के पास आ चुकी है कि एस्केप कर सकते हैं, तो ये एस्केप कर जाएंगे, ये एस्केप कर जाएंगे। नोटिस करें हमने अभी कोई टेम्परेचर ही नहीं, हमने कोई अभी हीट नहीं किया है इसको, टेम्परेचर इसका उतना ही है। मान लेते हैं इसका पहले टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर तो अभी भी उतना ही है, लेकिन बस ये आहिस्ता बस ऑटोमेटिकली किसी भी पार्टिकल में बस हल्की सी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई, एवरेज तो उसकी कम ही होगी, लेकिन एक बस इतनी आ गई तो वो निकल जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये जो लिक्विड है ये पूरा का पूरा लिक्विड गैस में तब्दील हो गया, हल्का सा लिक्विड जो है वो गैस में चला गया है। लेकिन अब मसला ये है कि इस तरीके से आहिस्ता 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 कर करके टेम्परेचर उतना ही रहेगा, एक पॉइंट तो ऐसा लाजमी आएगा कि जिसके अंदर हर मतलब अब ये निकले हैं तो हो सकता है बम करते 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 थोड़ी देर बाद इस पार्टिकल के पास भी इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाए, इस पार्टिकल के पास भी इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता कहने का मतलब ये है कि
अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ ना भी करें तो भी हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता तमाम की तमाम लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील हो जाएगी। और ये एकदम नहीं होने वाला, ये आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा। हो सकता है अगर आप एक गिलास रखें, आप इसको चेक कर सकते हैं, पानी का गिलास अगर आप रखें तो ये होगा। अगर आप उसको किसी शेल्फ पे रख देते हैं, उस पर कोई हीट नहीं लगाते, कोई चूल्हा नहीं जलाते, आप 5-6 दिन बाद आएँ तो आप देखेंगे कि वो पानी कम हो चुका होगा, और मे बी हफ्ते बाद आएँ तो वो पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो प्रोसेस है, इसमें ये हमें ज़्यादा फोकस नहीं है टेम्परेचर के ऊपर। ऑटोमेटिकली जो वाटर की सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर से आहिस्ता 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 इवेपोरेट हो रहा है। तो जो वाटर की जो सरफेस है, मैंने लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया, वाटर की जो सरफेस है, इससे हमारे पास अगर ये इस तरीके से लिक्विड गैस में तब्दील हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। और हम कहते हैं इट कैन अकर एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, क्योंकि किसी भी टेम्परेचर में रैंडमली किसी भी पार्टी के पास हल्की से ज़्यादा एनर्जी आई, हो सकता है दूसरे के पास कम हो गई हो, एवरेज तो कम ही है। एज अ होल हम उसको उस वक्त के लिए लिक्विड कह रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गैस में तब्दील हो जाएगा। तो ये हमारे पास है इवेपोरेशन का प्रोसेस। अच्छा, अब हम लोग इस चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हम लोग अज्यूम करते हैं कि यही हम लोग पॉट लेते हैं, तो हम लोग यही पॉट लेते हैं, इसके अंदर इतना ही लिक्विड है, तो ये हमारे पास हमारे पार्टिकल्स हैं। तो मैं कलर्स का ध्यान नहीं रख रहा, तो मैं भी कुछ इस तरीके से हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं रैंडम मोशन में। अब हम लोग एक्चुअली में नीचे आग जलाएंगे या इसको हीट अप करेंगे, इसको हीट अप करेंगे। अब क्या होगा कि अब हमारे पास एक लीगल वे में आप कह सकते हैं, अब हमारे पास इनकी एक्चुअली में इन सब की एज अ होल काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और हम लोग इसको देते रहेंगे। तो मसलन मान लेते हैं कि ये था हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस पर, हमने हीट देना शुरू की, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास बढ़ना शुरू हुआ। अब तमाम पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी रैंडमली नहीं, एक्चुअली में बढ़ना शुरू हो गई है हो एज अ होल में। तो ये हमारे पास दूर दूर भी हो रहे हैं, तो इस तरीके से एनीवेज अब इनकी होल में बढ़ना शुरू हो गई है। तो अब एक इस तरीके से अगर आप देखें तो एज अ होल ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है ये, और ये बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, ये गैस में तब्दील हो रहा है। और ये ऐसे नहीं होने वाला कि भाई किसी भी टेम्परेचर पे होगा, ये आपको इसको हीट देनी पड़ेगी। और एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, तमाम का तमाम लिक्विड गैस में तब्दील हो जाएगा। तो हम अगर हम वाटर की बात करें तो वो टेम्परेचर आता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, जिसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग यानी कि ये भी लिक्विड टू गैस ही है, ये भी लिक्विड टू गैस ही है, लेकिन ये किसी भी टेम्परेचर पे नहीं होने वाला, ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। तो हो सकता है अब बॉइलिंग के प्रोसेस में भी इवेपोरेशन होगी। तो यहाँ पर जब आपने बड़ा किया तो हो सकता है अभी फुल लिक्विड गैस में ना तब्दील हुआ हो, लेकिन ये हमारे पास जो है वो गैस बन के पहले ही भाग गया हो। तो ये वाला हमारे पास गैस बन के पहले ही भाग गया हो। तो अगर आप लोग एक चूल्हे पर पानी रखते हैं, उसको गर्म करना शुरू करते हैं, अभी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, लेकिन आप देखेंगे कुछ पानी फिर भी ख़त्म हो जाएगा, वो एवेपोरेशन है। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि अभी आपके पास पानी बचा होगा, लेकिन फिर एकदम सारा का सारा पानी जाएगा, या एक ऐसा पॉइंट कह सकते हैं जिस पे तमाम पानी खत्म हो जाएगा, वो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है। इस प्रोसेस को आप बॉइलिंग कहेंगे। और हाँ, यहाँ पर आप थोड़ी सी करेक्शन कर सकते हैं, एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ज़ाहिर है बॉइलिंग पॉइंट पर जाके तो बॉइलिंग हो जाएगी, एवेपोरेशन का कोई नाम ही नहीं पैदा होता। तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी टेम्परेचर में हमारे पास इवेपोरेशन होगी, और बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचते ही हमारे पास बॉइलिंग हो जाएगी। तो सम अप करने के लिए समरी इसकी सिर्फ ये है कि इवेपोरेशन, ये दोनों ही हमारे पास एक्चुअली में, ये दोनों ही हमारे पास इवेपोरेशन और बॉइलिंग, ये दोनों ही हमारे पास जो है वो लिक्विड से गैस में चेंज होने की जो है वो टर्मिनोलॉजी है। लेकिन इवेपोरेशन में ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता सरफेस से जो लिक्विड है वो गैस में तब्दील होता रहता है, और इसमें टेम्परेचर का ज़्यादा दखल नहीं होता। ये आपका जो है वो रैंडमली पार्टिकल्स के पास आहिस्ता आहिस्ता इतनी एनर्जी आती जाती है,
वो निकलते रहते हैं और इसमें टेम्परेचर का दखल हो भी सकता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर टेम्परेचर हम देते जाएंगे तो इवेपोरेशन होगी नहीं। अगर हम लोग इतना टेम्परेचर दें कि अभी वो बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुँचे, उससे पहले हो, तो इवेपोरेशन ही होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता, और इवेपोरेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। इवेपोरेशन में टेम्परेचर का भी थोड़ा बहुत दखल होता है, लेकिन बॉइलिंग बेसिकली वो होल जब हमारे पास लिक्विड गैस में तब्दील हो जाता है, या इवेपोरेशन का ही वो पॉइंट जिस पे तमाम लिक्विड गैस में तब्दील हो जाए। बल्कि अगर इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से पहले हो रही है तब तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इवेपोरेशन का वो पॉइंट जिस पे तमाम लिक्विड गैस में तब्दील हो जाए, वो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, या उस वक्त हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग हो। यानी बात सिर्फ ये है कि इवेपोरेशन हमारे पास सरफेस से जो लिक्विड है उसका गैस में तब्दीली है, और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है, और ये ऑटोमेटिकली होती रहती है। और बॉइलिंग के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाना है, और उसमें जाकर हमारे पास जो है वो तमाम लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील होगा। कॉन्सिक्वेंस दोनों का सेम है, लिक्विड ने गैस में तब्दील होना है।